हाँ जी, राम राम सा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुमनलता यादव हिंदी क्लासेस में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। कैसे हैं आप सभी? आज टेस्ट ऐप पर नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हो पाया, अभी होगा। कैसे हैं आप सभी? जल्दी जल्दी बताइए। और हाँ, मैं आ चुकी हूँ। बिल्कुल वीडियो शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हाँ, आज आपने काफ़ी वेट किया, धन्यवाद उसके लिए। जय जोहार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। राम राम बेटा, राम राम। तो हिंदी मेथड की क्लास बेटा शुक्रवार को हुई थी, और मैं आपको बता देती हूँ इस शुक्रवार को भी मैराथन क्लास है मेथड की। आप पुरानी वाली क्लास भी यूट्यूब पर देख सकते हैं, और मेथड की क्लास वापस से मैराथन होगी शुक्रवार को। तो बिल्कुल मैंने शुरू किया हुआ है, यानी अब बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार रेगुलर आपकी क्लासेस है। ठीक है जी, बढ़िया है सभी। हाँ बिल्कुल, वीडियो तो शेयर करना ही है, चैनल सब्सक्राइब भी कर देना है। अब हम फटाफट शुरू करते हैं अपना। बहुत दिनों बाद देखा नीलम, पता नहीं आप कहाँ बिजी रहते हैं। हाँ चलिए शुरू करें हम। और आपका पेपर कैसा हुआ था नीलम? देखिए इसके अंदर ये रीट लेवल सेकंड एसएसटी के स्टूडेंट्स के लिए एक धमाकेदार तोहफा बता रहे हैं। क्या है? सभी विषयों के नोट्स हैं, क्लासेस हैं, और सभी एग्जाम्स के अपडेट्स हैं, वो भी सबसे पहले। तो ये अपना टेलीग्राम चैनल है इसका। ये अधिगम की टेस्ट सीरीज है, 49 रुपीज में ओनली आप ले सकते हैं, ऐप पर अवेलेबल है। और ये हमारा मॉडल टेस्ट पेपर 7वां। जरा अब हम शुरुआत कर लेते हैं। अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के आपको उत्तर देने हैं। भारतवर्ष पर प्रकृति की विशेष कृपा रही है। यहाँ सभी ऋतुएं समय पर आती हैं और पर्याप्त काल तक ठहरती हैं। ऋतुएं अपने अनुकूल फल फूलों पर सृजन करती हैं। धूप और वर्षा के समान अधिकार के कारण यह भूमि शस्य श्यामला हो जाती है। यहाँ का नगाधिराज पर्वतों का जो राजा है हिमालय, कवियों को सदा प्रेरणा देता है, और यहाँ की नदियां मोक्षदायिनी समझी जाती है। कहते भी है ना, गंगा नदी वगैरह में स्नान करके मोक्ष की क्या होती है, प्राप्ति, ऐसा हम कहते हैं। यहाँ कृत्रिम धूप और रोशनी की आवश्यकता नहीं पड़ती। भारतीय मनीषी विद्वान जंगल में रहना पसंद करते थे। वृक्षों में पानी देना एक धार्मिक कार्य समझते हैं। सूर्य और चंद्र दर्शन नित्य और नैमित्तिक कार्यों को शुभ माना जाता है। ये अपना पठित गद्यांश है। यहाँ से देखिए, सही विलोम नहीं है, अनुकूल प्रतिकूल, शुभ अशुभ, कृत्रिम बनावटी, वर्षा या बरसात का सूखा। फटाफट सोच समझकर आंसर दीजिएगा, कौन सा विलोम सही नहीं है। ये है आपका प्रश्न, और 4 ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिल चुके हैं, जरा बताइए। हाँ, पाप धुल जाते हैं कहते तो यही है, वास्तविकता तो पता नहीं है। पास हो जाओगे बेटा, उम्मीद रखनी होती है, उससे बड़ा कोई और रूप नहीं है। और वीडियो शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, सभी तक पहुंच जानी चाहिए हमारी क्लास। मेरे हिसाब से आंसर तो खैर आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। वाह,
सभी का आंसर एक ही आ रहा है, तो ये भी बता दो फिर उसका विलोम क्या होगा। एक और भी क्वेश्चन, जिससे कि चारों ही चीजें हमारी क्लियर हो जाए। आप सी आंसर दे रहे हैं कृत्रिम वाला, तो कृत्रिम का विलोम क्या होगा। धन्यवाद आप लोगों ने जिन्होंने कर दिया है वीडियो शेयर, चैनल सब्सक्राइब, थैंक यू, धन्यवाद जी, सबका स्वागत है, बिल्कुल, वेरी गुड। कृत्रिम का नैसर्गिक, प्राकृतिक, वेरी गुड, बिल्कुल प्राकृतिक रूप उसके अंतर्गत नैसर्गिक रूप बताते हैं आप, वो भी ठीक है। प्राकृतिक, देखो कृत्रिम होता है जो हमने बनाया है, इसका मतलब वो बनावटी है, इसका मतलब ये समानार्थी, शुभ का अशुभ, अनुकूल का प्रतिकूल, वर्षा या बरसात का सूखा। तो आंसर कौन से नंबर वाला हो गया इसके अंतर्गत, 3 नंबर वाला। चलिए प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। आपने बहुत अच्छा आंसर दिया पहला, उम्मीद है फिर सारी ही ऐसे ही आंसर्स आएंगे आपके। नगाधिराज हिमालय कवियों को सदा से प्रेरणा देता आ रहा है, रेखांकित में पदबंध बताओ। ये पदबंध आपको बताना है, कवियों तक रेखांकित है। इसके अंतर्गत संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया पदबंध, ये 4 ऑप्शंस हैं। बेटा 4 दिन तो मैं ले ही रही हूँ। हाँ, कृत्रिम का प्राकृतिक, गुड, आंसर सेम आ रहा है ए। गजब तैयारी आप लोगों की, मतलब दोनों प्रश्नों के आंसर लगभग हर बच्चे के सही आ रहे हैं, और ये जितने अब सही होते जाएंगे उतना ही आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। कुछ बच्चों ने सी भी दिया है, इसमें सी क्या आ गया, विशेषण, नो, हाँ, जहां लास्ट में अंत में आपका रुकेगा वही पदबंध होगा। यहाँ आप देख रहे हैं कवियों पर आपका रुक रहा है, कवि शब्द क्या है, संज्ञा, तो इसका मतलब ये संज्ञा के बारे में बता रहा है, तो कौन सा पदबंध होना चाहिए, बिल्कुल संज्ञा पदबंध। तो आंसर कौन सा होगा, 1 नंबर, तो 1 नंबर इसका क्या है, आंसर है जी। पटौदी से विनोद कुमार जी स्वागत है, वीडियो शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, जल्दी जल्दी। देखिए जरा तीसरा प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा है, सूर्य, दर्शन, ऋतुएं, समझते। प्रश्न संख्या 3, ऐसा तो नहीं है भाई। हाँ, आपने बहुत दिनों बाद देखा हो, आपको नया लग रहा हो तो वो एक अलग बात है। बहुत ही समझदार हो गए आप लोग, बहुत ही अच्छे उत्तर दे रहे हैं। ओके, लगभग बच्चे आंसर दे रहे हैं ए। देखो बिल्कुल, दर्शन का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, दर्शन कर लिए, दर्शन हो गए, हम ऐसा बोलते हैं, तो दर्शन बहुवचन। ऋतु एक वचन होता है, तो ऋतुएं हैं, ये तो बहुवचन है। समझता एक वचन और समझते क्या हो गया, बहुवचन। सूर्य एक वचन, तो इसका मतलब जो हमेशा है सूर्य चंद्रमा एक ही है, इसका मतलब इनका प्रयोग सदैव एक वचन के अंतर्गत होगा। दर्शन वगैरह का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, तो आंसर कौन सा होगा, 1 नंबर। देखो जरा अगला प्रश्न आपके लिए, कौन से शब्द में संधि नहीं है, हिमालय, नगाधिराज, धार्मिक, मोक्षदायिनी। कोटा से प्रणाम स्वीकार कर लिया। ओके शिवानी, गुड इवनिंग, फटाफट आंसर दे दो। रेवाड़ी हरियाणा से नमस्कार स्वीकार कर लिया, सभी का कर लिया, उत्तर बता दो।
वीडियो शेयर कर देना। सी आंसर, ओके। सी और डी, वैसे लगभग बच्चा सी बोल रहा है, कुछ बच्चों का आंसर ही डी आया है, बाकी सभी कह रहे हैं सी है इसके अंदर। ठीक है, जरा देखते हैं इसके अंदर। हिमालय, हिम धन आलय, और आपको पता है संधि कौन सी हो गई, दीर्घ, तो दीर्घ संधि का उदाहरण ए प्लस आ बराबर आ। नगाधिराज, नग धन अधिराज, नग यानी पर्वत का, अधिराज यानी राजा, ए प्लस ए बराबर आ। मोक्षदायिनी, और भी नहीं तो दायिनी का आपको पता होगा, दई धन इनी, और वैसे अगर करें तो मोक्षदायिनी आप करें तो भी अयादि क्या आएगी आपकी, संधि, क्योंकि संधि विच्छेद जो हो रहा है वो दायिनी से हो रहा है। धार्मिक, धार्मिक में धर्म मूल शब्द है और इक प्रत्यय है, इसमें कोई संधि नहीं है, इक प्रत्यय जुड़ने से शब्द क्या बना है, धार्मिक। इसका मतलब आपका आंसर कौन से नंबर वाला होने वाला है इसके अंदर, 3 नंबर। कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, वृक्ष, अधिकार, समय, लता। प्रतापगढ़ से लोकेश जी नमस्कार। काजू वाला से प्रणाम स्वीकार कर लिया। फटाफट आंसर दो। इस बार आंसर अलग आ रहे हैं, डी और सी। लगभग बच्चे डी पर आ रहे हैं, कुछ बच्चे सी पर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं एक बार। कह रहे हैं कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। देखिए वृक्ष होता है, पुल्लिंग है, अधिकार भी होते हैं या अधिकार होता है, अधिकार मिलता है, समय भी होता है, पर लता होती है, बेल, तो इसका मतलब आंसर 4 नंबर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, अहल्या, वाल्मीकि, कुमुदनी, गत्यावरोध। 4 ऑप्शन है। हाँ लता होती है, उत्तर बताइए। हाँ लता स्त्रीलिंग है। बिल्कुल श्याम सुंदर, आप बोलो समय अच्छा चल रहा है, समय खराब चल रहा है, जैसे आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। ओके, डबल आंसर ए सी डी, डबल भी नहीं, ज्यादा ही आ रहे हैं इस बार तो। ए भी आ गया, बी भी आ गया, डी भी आ गया और सी भी आ गया। इस बार 4 आंसर है। छठा प्रश्न अपना पहला प्रश्न हुआ शब्द शुद्धि का, जहां से आंसर्स बहुत अलग आए। ए बता रहे हैं सबसे ज्यादा, इसके बाद बी आया है, इसके बाद डी आया है और फिर थर्ड पर दिया है कुमुदनी, यानी अलग अलग आंसर है। सबसे पहले यहाँ पर देखो, अहल्या शुद्ध होता है। आप में से बहुत बच्चे कहते हैं अहिल्या, अहिल्या नहीं होता, अहल्या होता है, ध्यान रखना। वाल्मीकि शुद्ध है, वल्मिक मूल शब्द, ई प्रत्यय वल्मिक बोलते हैं दीमक या चींटी के बिल को। कुमुदिनी, कुमुद में इनी प्रत्यय कुमुदिनी, तो ये भी सही है। बच्चों गत्यावरोध नहीं होता, यण संबंधी अशुद्धि है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, कौन से शब्द में संधि संबंधी अशुद्धि है। तो यहाँ देखिए, अगर आप यहाँ पर यण संधि करते तो गति धन, यह में कौन सा स्वर आ रहा है, आ, तो वो तो क्या निकलता, अवरोध। अब आपको पता है अवरोध तो कोई शब्द ही नहीं होता, तो मूल शब्द क्या होता है, अवरोध होता है। इसका मतलब यहाँ शब्द शुद्ध होता गत्यावरोध।
ये शुद्ध है, गत्य अवरोध। इसका मतलब फिर आंसर कौन सा होगा इसमें? 4 नंबर। ठीक है, आगे की बात करते हैं। और यण संधि होगी फिर गति धन अवरोध। कौन सा कथन असत्य है? पांडव तथा गौरव में अप्रत्यय है, दर्शनीय शब्द में यह प्रत्यय है, दुर्व्यवहार शब्द में 3 उपसर्ग हैं और परामर्श शब्द में परा उपसर्ग है। सोच समझकर आंसर दीजिएगा। गलत हो गया कोई बात नहीं। नीतू, आपका भी, नीतू पारिक का गलत है, कोई बात नहीं नीतू, ध्यान से आगे। 6 में से 1 प्रश्न गया। ऐसे तो 6 में से 1 करोगे तो 5 का हो रहा है गलती का। और वीडियो शेयर कर देना। गुड नीतू। हाँ, मुझे पता है आंसर बहुत आएंगे इस बार। 2 डी 1 सी, 4 ऑप्शन। डी सी बी सी डी। चलो देखते हैं। आप लोग अगर बिना सोचे समझे जवाब दोगे तो यही हालत रहेगी। पांडव और गौरव में अप्रत्यय, बिल्कुल पांडव में बात करें तो पांडु मूल शब्द अप्रत्यय और शब्द क्या बन जाएगा? पांडव। पांडु में अ रूप जुड़ा तो क्या बन जाएगा? पांडव। और इधर गुरु में अ जुड़ा तो क्या बन गया? गौरव। उ को औ में बदलेगा, लास्ट में उ है तो औ में, यहाँ पै में आ है, आ का आ रहेगा। तो ये तो सही है पहले वाला। परामर्श शब्द में बिल्कुल परा उपसर्ग है और मर्श मूल शब्द है। दुर्व्यवहार में 3 उपसर्ग है, बहुत बार आ चुका। अगर आप यहाँ देखें कैसे तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ देखो दु, ठीक है। इसके अलावा आप इसको ऐसे लिख लो, नहीं तो कई दु ही करेंगे। अब आराम से निकलेगा। ये एक तो दुर आ गया, एक यहाँ से वी आ गया यण संधि से, और एक अव आ गया, यह में से ए जाके अव, तो दुर वी अव 3 उपसर्ग हुए। तो इसका मतलब ये ठीक है। और हार क्या हो गया? मूल शब्द। दर्शनीय में ये प्रत्यय नहीं है तो कौन सा प्रत्यय होता है? अनीय। दृश्य धातु और अनीय क्या है? प्रत्यय, और तब शब्द बना दर्शनीय। इसका मतलब आंसर कौन सा हुआ? ये। तो आपको पता चल चुका है इसमें ये नहीं, धातु के साथ ये नहीं, अनीय प्रत्यय आपको मिलेगा। बाकी फिर भी मैंने सारे ऑप्शंस क्लियर कर दिए हैं। तो चलते हैं आगे। अगर ध्यान से पढ़ोगे भाई, एक में ही देखो आपको कितने रूप मिल चुके हैं। देखिए इसमें कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? कृष्णा अर्जुन, हरिशंकर, एक एक, धन धान्य। 4 ऑप्शन है, देखिए। गलत हो गया। हाँ, ये पिछले तो आपके दोनों में काफी के गलत हुए हैं। आगे वाला देखो। हाँ, जो ध्यान से पढ़ाई करेंगे वो तो जाहिर सी बात है सही देंगे ही। ए बी सी, हैट्रिक लगाओगे क्या गलत का? ए और सी में लड़ाई हो रही है भाई। शुरू का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, वचन ठीक गया, लिंग भी सही हुआ, यहाँ से जाके गड़बड़ हो रही है। मुझे लगा था विलोम वगैरह गलत होंगे, पर यहाँ गलत हुआ है, वहां तो नहीं हुआ। चलिए बात करते हैं। आपने मुझे जवाब दे दिया है, सी यहाँ पर आंसर दिया और बी भी दिया, ए भी आया। द्वंद्व समास का उदाहरण। अच्छा, कई बच्चे तो आप ये सोचते हैं कि द्वंद्व समास के बीच में क्या लगेगा? योजक चिन्ह।
तो मैं आपको बता देती हूँ, ये जरूरी नहीं कि द्वंद्व समास के हर उदाहरण में ही बीच में योजक लगे, बिना योजक वाले भी इसमें आ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ बात करें कृष्ण अर्जुन, कृष्ण धन अर्जुन दीर्घ संधि, कृष्ण और अर्जुन, हरि शंकर, हरि और शंकर, हरि विष्णु को बोलते हैं, शंकर यानी शंकर, तो विष्णु और शंकर है, इसमें भी है। धन्य धान्य इत्यादि वाला पाठ आ गया यहाँ पे, एक ही जैसे रूप, एक एक, एक ही शब्द की आवर्ती हो गई, जहाँ एक ही शब्द की आवर्ती होगी वहां द्वंद्व समास नहीं होगा, क्योंकि द्वंद्व समास के अंतर्गत दोनों पद अलग अलग होते हैं यानी प्रधान होते हैं, जबकि यहाँ दोनों पद क्या है, समान। जब एक ही शब्द की आवर्ती होती है वहां पर कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव। तो इसका मतलब एक एक के अंतर्गत कौन सा समास हुआ आपका, अव्ययी भाव समास। ठीक, तो ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो आंसर कौन सा होगा इसमें, 3 नंबर। अगर संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों की आवर्ती होती है तो नाम पद पूर्व बन करके अव्ययी भाव समास का क्या बन जाता है, उदाहरण। कौन सा पर्यायवाची शब्द समूह अशुद्ध है, कृष्ण का, केशव माधव गिरधारी, चंद्रमा शशि राका सुधांशु, सूर्य मार्तंड मरीचि आदित्य आग, वैश्वानर कृषाणु हुताशन। सोच करके आप मुझे बता दीजिएगा, देख लेते हैं। मेरे हिसाब से आपको कर देना चाहिए बेटा, फर्स्ट लैंग्वेज में तो पहले भी नहीं था अलंकार। आंसर आप बताने लग गए हैं, सी डी और बी और ए, सी डी बी, ये तो लेकर डूब गया आपको। देखिए, कृष्ण को केशव कहते हैं, माधव भी कहते हैं और गिरधारी भी कहते हैं। माधव में मधु मूल शब्द होता है और ए क्या है, प्रत्यय, तो ये भी आप ध्यान रखना। गिरधारी में गिर धन धारी, गिर यानी गिरी को, पर्वत को, धारी यानी धारण करने वाला, वो है गिरधारी। आगे की बात करें इसके अंतर्गत, चंद्रमा सूर्य आग, आग का वैश्वानर भी होता है, कृषाणु भी है, हुतासन भी है। सूर्य का मार्तंड है, मरीचि है, आदित्य, आदित्य में यह प्रत्यय अदिति मूल शब्द है। चंद्रमा शशि, राका, राका रात को नहीं बोलते क्या, राकेश नहीं होता क्या चंद्रमा का, राका के स्वामी राकेश, आप राका से यहाँ पर गड़बड़ हो गए, वहीं तो ये गड़बड़ हो जाती है। आप राका को ही देख लेते, रात का पर्यायवाची है राका, और आप उसे निकाल सकते थे एक को, आपको बाकी में ध्यान भी नहीं था। आग का वैश्वानर वगैरह खूब आ चुका है। देखो जरा इसमें, छठी का दूध याद आना का सही अर्थ क्या है, पराजित होना, बचपन को याद करना, बुरा हाल होना, भूख लगाना। हाँ, राकापति भी कर सकते हैं। सी और ए दो आंसर आए हैं, लगभग बच्चा आंसर ए दे रहा है। चलिए बात करें हम यहाँ पर, छठी का दूध याद आना, भूख लगाना या लगना ये तो होगा ही नहीं,
बुरा हाल होना यहाँ कंफ्यूजन, और पराजित होना यानी बचपन को याद करना ये भी नहीं। छठी का दूध याद आना, पराजित होना, ना कि बुरा हाल होना। पराजित होने के लिए हम इसका क्या करते हैं प्रयोग। मिश्र वाक्य कौन सा है। नीता अखबार पढ़ रही है, कृष्ण बांसुरी बजाते थे और गोपियां नाचती थी। मोहन आया किंतु गणेश चला गया। मेरी माँ चाहती थी कि मैं विदेश जाऊं। सोच लो फिर बता दो। कोई तो धन्यवाद दे रहा है, लेकिन किस बात का वो मैं नहीं पढ़ पाई। वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। गलत हो गया, हाँ होना तो नहीं चाहिए था, सरल था बिल्कुल, आया हुआ है खूब, आपने ध्यान ही नहीं दिया तो मैं क्या करूं। आंसर आ रहा है बी और डी इस प्रश्न का। चलिए बात करते हैं। मिश्र वाक्य पूछा था, नीता अखबार पढ़ रही है, इसके अंतर्गत तो सरल वाक्य, जहाँ एक उद्देश्य और एक विधि होता है वहां कौन सा होता है सरल वाक्य। कृष्ण बांसुरी बजाते थे और गोपियां नाचती थी, तो यहाँ देखो कृष्ण बांसुरी बजाते थे एक उपवाक्य और गोपियां नाचती थी दूसरा उपवाक्य। जहाँ दो उपवाक्य किसी योजक अव्यय शब्द से जुड़े हुए होते हैं, और एवं, तथा, पर, परंतु, किंतु वगैरह, तो वो कौन सा होता है संयुक्त। तो ये सरल वाक्य है और ये संयुक्त वाक्य है। मोहन आया किंतु गणेश चला गया। मोहन आया एक, गणेश चला गया दो, किंतु से कनेक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये भी किसका उदाहरण हो चुका है संयुक्त वाक्य का। मेरी माँ चाहती थी कि मैं विदेश जाऊं। मेरी माँ चाहती थी कि, जहां पर की योजक अव्यय शब्द होता है वो संज्ञा आश्रित उपवाक्य होता है, और संज्ञा आश्रित उपवाक्य मिश्र वाक्य का भेद है। मिश्र वाक्य के आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं, एक संज्ञा, एक विशेषण और एक क्रिया विशेषण। तो ये संज्ञा आश्रित का है और ये मिश्र का रूप है। इसका मतलब इसका आंसर कौन सा नंबर हुआ 4 नंबर। ठीक है, अब हम आगे की ओर आ जाते हैं। ठहरो अभी मत जाओ वाक्य में कौन से चिन्ह का प्रयोग नहीं है। देखिए जरा, विस्मयादि बोधक, पूर्ण विराम, इकहरा उद्धरण, दोहरा उद्धरण। जी विक्की गुजर जी धन्यवाद। सी और डी दो उत्तर आप दे रहे हैं इसके अंदर। हाँ बेटा ऐप पर नहीं था। चलिए आंसर पर बात कर लें। देखो एक तो ये है, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह, एक आपको यहाँ दिख गया दोहरा उद्धरण चिन्ह, किसी की बात को जो का त्यों कहने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। पूर्ण विराम ये रहा, ये भी है। इकहरा उद्धरण चिन्ह नहीं है। जहां अगर हम बात करें इकहरे उद्धरण चिन्ह की, तो पुस्तक वगैरह के नाम में, शीर्षक के नाम में, या लेखक या कवियों के उपनाम में इसका क्या होता है प्रयोग होता है। तो इसका आंसर होगा 3 नंबर। आगे की बात करें, कौन सा शब्द अव्यय है। मत, पीना, किसी, गंगा। आठ लोगों को शेयर कर दिया, धन्यवाद आपका।
शुक्रिया। ये नहीं तो नहीं दिखता आप लोगों को, बहुतों को। नहीं, मैं बिल्कुल उदास नहीं हूं। सी और ए आंसर आप लोग दे रहे हैं, ठीक है। ओके, सी और ए डबल आंसर आ रहे हैं, डी भी आ गया, यानी यहाँ आपसे कुछ गड़बड़ तो हो रही है। अच्छा, वैसे आप सोचेंगे तो मेरे हिसाब से आंसर आपका गलत होना चाहिए नहीं, लेकिन आप बिना सोचे समझे जवाब देंगे तो ऐसा ही होगा। यहाँ देखो एक बार, अव्यय पूछा है। अव्यय यानी हम कहें अविकारी, जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक काल पुरुष के द्वारा क्या नहीं होगा परिवर्तन, वो अव्यय है। आपको पता है विकारी के 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अगर हम लोग बात करें अव्यय के 4 रूप, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, आप यहाँ पर पढ़ते हैं तो समुच्चय है, संबंध है, विस्मयादि और क्रिया विशेषण, ऐसे करके 4 भेद और एक निपात उपभेद पढ़ते हैं। यहाँ देखो पीना, ये तो क्रिया है, क्रिया है इसका मतलब विकारी। किसी सर्वनाम है, गंगा संज्ञा है, तो इसका मतलब गंगा संज्ञा है, पीना क्रिया है, किसी सर्वनाम है। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये सब किसके पार्ट होते हैं? हमारे विकारी के। इसका मतलब ये तो विकारी हो गए। तो ये जरूरी थोड़ी है कि हमेशा अव्यय आपको ढूंढना है तो आप अव्यय ढूंढो। ये देख लो ना, बाकी कौन सा अव्यय नहीं है, यानी वो फिर संज्ञा होगा या सर्वनाम या विशेषण या क्रिया, वो अगर होता है तो इसका मतलब वो अव्यय नहीं है। इसका मतलब आंसर 100% कौन सा हो गया? 1 नंबर। तो मत इसका क्या हो चुका है? उत्तर। मत मना के अर्थ में, क्रिया विशेषण में निषेधवाचक रूप ये आता है, न, नहीं, मत वगैरह। बेटा मैराथन शिक्षण विधियों की शुक्रवार को ले रही हूँ, पिछली बार हो गया था, अभी भी है शुक्रवार को। अब आप लोग या तो देखते नहीं हो सारे। मोहन पास हो चुका था, वाक्य को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करो। बेटा व्हाट्सएप मैसेज जो है वो मैं अब चेक नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पिछली बार रीट की तरह नज़दीक आते ही बहुत ज़्यादा, तो वो मैं अब नहीं चेक कर पा रही हूँ। सोच रहे होंगे क्या नहीं लेती, नाम नहीं लेती क्या? कौन है जो नाराज होते हुए से जा रहे हैं? इतनी जल्दी आपके मैसेज आते हैं, और वैसे भी नाम जिनके हैं सबके बहुत प्यारे प्यारे नाम हैं, बहुत ही अच्छे नाम हैं, और सभी का नाम ले रही हूँ मैं, ये सोच लो आप। कुछ तो है ये। आंसर देना शुरू कर दिया आपने, सी और डी मेरे पास आंसर आ रहा है, ए आ गया है, ए बी सी 3 उत्तर। काल वाले में कैसे गलत हो रहे हैं पता ही नहीं है। काल की क्लास भी लेनी ही पड़ेगी मुझे लगता है, थ्योरेटिकल। एक क्वेश्चन आएगा आपका कंफर्म, ज्यादा भी हो सकता है। चलिए यहाँ पर देखिए, इसके अंदर मोहन पास हो चुका था। देखिए चुका चुकी के बाद था थे थी है, तो इसका मतलब ये कौन सा है? पूर्ण भूतकाल है, तो ये तो पूर्ण भूतकाल का है। आपको सामान्य भूतकाल में बदलना है। वाक्य निर्माण याद रखो, सामान्य भूतकाल के अंतर्गत होता है धातु के अंतर्गत। अब ये मैं कितनी बार आपको बता चुकी हूँ, अगर आप ध्यान रखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। चुका, चुके, चुकी, या, ये, ई और आ, ए, ई। यहाँ जाकर वाक्य आपका कंप्लीट, इसके लास्ट में कुछ नहीं लगाना। तो यहाँ तो लगा हुआ है चुका है, मतलब गया। ये पास होता तो ये भी गया, यहाँ भी है। यहाँ देखो लास्ट में चुका, मोहन पास हो चुका, या तो चुका, चुके, चुके पर जुड़ता, या ये ई पर, या आ, ई पर। इसका मतलब आंसर कौन सा हो चुका है आपका इसके अंदर? 3 नंबर। आगे देखो, संबंधवाचक सर्वनाम कौन से वाक्य में है? मोहन कुछ लिख रहा है, जो जागेगा सो पाएगा, मैं मम्मी के साथ जयपुर जाऊंगी, क्या कर रहे हो?
सही है, बहुत अच्छी बात है। वीडियो शेयर कर दो, मैं कहूंगी नहीं तो आप करोगे नहीं क्या? चैनल सब्सक्राइब भी कर दो। बहुत उत्तर आ रहे हैं। ए बी, बी की प्रधानता आ रही है। ओके, देखिए संबंधवाचक सर्वनाम कौन से वाक्य में है ये पूछा जा रहा है। मोहन कुछ लिख रहा है संबंध, जहाँ एक उपवाक्य का संबंध दूसरे उपवाक्य से जो बताते हैं वो है जो, सो, जैसा, वैसा, जैसे शब्द आते हैं इसमें। तो आपको दिख रहा होगा जो जागेगा सो पाएगा। कईयों को लगता है मम्मी का है ना साथ जा रही है ना तो यही होगा संबंध। नहीं, ऐसा संबंध नहीं, जो, सो वगैरह आने चाहिए। तो जो जागेगा सो पाएगा, ये इसका उदाहरण है संबंध के अंतर्गत। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ से आगे। सहायक सामग्री, शिक्षण विधियों के प्रश्न आपके शुरू हो चुके हैं। देखते हैं, सहायक सामग्री का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? छात्रों की सीखने की गति में सुधार करना, तीव्र एवं मंद बुद्धि के छात्रों को योग्यता अनुसार शिक्षा देना, यह मूर्त पदार्थ को अमूर्त रूप देती है और छात्रों की विषय वस्तु में रुचि जगाती है। सोच करके आंसर दीजिएगा। मंजू क्या कह रहे हो? हाँ, मैंने आपका नाम तो पढ़ लिया। अब ओ मंजू देखो, मैंने आपका नाम ले दिया। खुश? इसी बात पर 5 लोगों को शेयर कर दे। ये मत कहना बाकी मैम हम भी कर रहे हैं, आप हमारा भी नाम लो। सी बी, सी आंसर है, बी आंसर है। सी और बी उत्तर दे रहे हैं। चलिए देखते हैं, ये दो आप चुन रहे हैं, एक बार देखते हैं। छात्रों को सीखने की गति में सुधार करना, ये तो ठीक है। और विषय वस्तु में क्या भी होती है? रुचि भी जागृत। आगे देखो, तीव्र एवं मंद बुद्धि के छात्रों को योग्यता अनुसार शिक्षा देना और मूर्त पदार्थों को अमूर्त रूप देना। तीव्र और मंद बुद्धि को बिल्कुल उनकी योग्यता अनुसार शिक्षा देते तो ठीक है। भाई ये कैसे होगा? मूर्त पदार्थ को अमूर्त रूप थोड़ी देते हैं। अमूर्त रूप को मूर्त रूप दोगे, यानी जो चीज आपके सामने नहीं है उसे सहायक सामग्री के साथ बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसे मूर्त रूप दे रहे हो ना। तो ये उल्टा लिखा है, मूर्त पदार्थ को अमूर्त रूप नहीं, अमूर्त को क्या देते हैं? मूर्त रूप देते हैं। तो ये उल्टा होना चाहिए था। इसका मतलब आंसर कौन सा है? 3 नंबर। अमूर्त को मूर्त वाला पार्ट आता। मौन वाचन का उद्देश्य कौन सा नहीं है? पठित सामग्री पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे सकता है, पठित सामग्री के केंद्रीय भाव को न समझना, पठित सामग्री का निष्कर्ष निकालना और छात्रों की वाचन गति का विकास होता है। बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा। हाँ, पढ़ने से ज्यादा नाम लेने को कह रहे हैं। मैंने कह दिया ना, सभी का ही नाम बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा है। मैं तो नहीं कहती कभी मेरा नाम लिया करो। गुड, बच्चे कह रहे हैं बी आंसर है। इस बार आंसर बहुत टाइम के बाद एक ही उत्तर आना शुरू हो रहा है, मतलब लगभग बच्चों के आंसर सेम आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा है। चलिए देखते हैं आंसर। यहाँ पर ये कह रहा है कि मौन वाचन का उद्देश्य कौन सा नहीं है? पठित सामग्री पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। ये तो जाहिर सी बात है, जो भी पढ़ाया गया है उसके क्या दे पाए बच्चा? उत्तर।
छात्रों की वाचन गति का विकास होता है। ठीक है, मौन वाचन से पढ़ रहा है तो द्रुत वाचन भी वो कर पाता है उससे, तो ये भी सही है। पठित सामग्री का निष्कर्ष निकालना है, जैसे आप लोग बहुत आराम से पढ़ते हैं तो आप वहां पर लास्ट में सारांश निकाल पाते हैं, अच्छा इसमें कहा क्या गया है, तो ये भी सही है। पठित सामग्री के केंद्रीय भाव को न समझना, अरे ऐसा थोड़ी है, जब निष्कर्ष निकाल रहा है, सारांश निकाल रहा है तो समझेगा नहीं तो निकलेगा कैसे, इसका मतलब नहीं होना चाहिए था, तो आपने बिल्कुल नहीं से सोच लिया उसे सही, बिल्कुल सही। देखो जरा, मूल्यांकन में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कौन से प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी होने चाहिए? लघुत्रात्मक, वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्रात्मक और निबंधात्मक प्रश्न। बी और डी, दो आंसर। वैसे लगभग बच्चे सेम दे रहे हैं, बी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। बिल्कुल, मूल्यांकन में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न सबसे उपयोगी होते हैं, क्योंकि इसमें सेम आंसर्स आते हैं। मैं कहूँ वैधता का गुण, वस्तुनिष्ठता का जो गुण होता है वो सब किसके अंतर्गत मिलेगा आपको? वस्तुनिष्ठ के अंतर। इसका मतलब आंसर कौन सा होगा? 2 नंबर। निम्न में से अशुद्ध कथन पहचानना है। व्याकरण शिक्षण की प्राचीन विधि सूत्र विधि है जो अमनोवैज्ञानिक है। मौन वाचन के 3 भेद हैं। कहानी शिक्षण का उद्देश्य छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना है और प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की श्रेष्ठ विधि गीत प्रणाली है। कल सुबह कुछ समय लाइव आए। क्या है बेटा, मैं आगे नहीं पढ़ पाई। वीडियो शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, आप आंसर बी और ए दे रहे हैं। 2 उत्तर आप लोगों के आ रहे हैं। सी भी बताया है कुछ बच्चों ने। देखिए, व्याकरण शिक्षण की प्राचीन विधि सूत्र विधि है जो है मनोवैज्ञानिक है। बिल्कुल, संस्कृत शिक्षण में ये आपके क्या आती है? काम। कहानी शिक्षण का उद्देश्य बिल्कुल छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास। बच्चा कल्पना के माध्यम से नई कहानियों के बारे में सीख सकता है, सोच सकता है, उसकी क्षमता विकसित होती है सोचने समझने की। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कौन सी है? गीत विधि है, ये भी सही है। मौन वाचन के 3 भेद हैं, ये गलत है। मौन वाचन के 3 नहीं 2 भेद होते हैं। एक द्रुत वाचन, एक गहन या गंभीर वाचन। द्रुत वाचन किसी चीज को जल्दी जल्दी पढ़ जाना और गहन या गंभीर किसी चीज को समझते हुए पढ़ना। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा होगा? 2 नंबर। तो 2 नंबर इसका आंसर है। देखिए, भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है लिखित परीक्षा के माध्यम से, मौखिक परीक्षा के माध्यम से, 1 और 2 दोनों के माध्यम से। जल्दी से आंसर दे दो आप मुझे। वेरी गुड, आंसर एक साथ आ रहा है सी। 1-2 बच्चे का ही अलग है, बहुत बढ़िया।
इस बार तो अच्छा। भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन, जाहिर सी बात है लिखित परीक्षा के माध्यम से भी होगा, हम क्वेश्चन आंसर से पूछ सकते हैं, साथ में मौखिक परीक्षा के माध्यम से भी होता है, वर्बली जिसे आप बोलते हैं वो भी, तो दोनों के माध्यम से होता है। तो इसका मतलब 1 और 2 दोनों ही इसके आंसर क्या है, सही है। आगे देखो, कौन सा कथन सत्य नहीं है? हिंदी भाषा के प्रति बालकों का रुझान कम है। हिंदी भाषा में नवीन शिक्षण विधियों का अभाव है। जब बालक ने पहली बार पानी देखा तो बालक के मस्तिष्क में उसका श्रुतिबिंब बना या श्रुतिबिंब बनता है। बालक सबसे पहले किसी भी वस्तु को देखता है तो देखने से उसके मस्तिष्क में दृष्टिबिंब बनता है। ACD। गुरु पूर्णिमा पर बहुत बहुत ठीक है, आपको आशीर्वाद। अच्छा, शायद वो बच्चा इसके लिए बोल रहा होगा। देखते हैं बेटा। उत्तर आप लोग दे दें, A और C आपके आंसर्स आ रहे हैं। जब बालक ने पहली बार पानी देखा तो बालक के मस्तिष्क में उसका श्रुतिबिंब नहीं बल्कि क्या बनता है, दृष्टिबिंब। भाषा दक्षता के विकास में आपके 4 बिंब काम करते हैं। एक दृष्टिबिंब, कोई भी चीज बच्चा सबसे पहले देखेगा, देखते ही वो दृष्टिबिंब, उसके बाद उसके नाम को जैसे ही बड़े लोग पुकारते हैं तो वो उससे सुनता है, तब श्रुतिबिंब बनेगा। उसके बाद वो जानता है ये क्या चीज है तो वो विचार आता है उसको, और उसके बाद भावबिंब, भाव उत्पन्न होते हैं। तो 4 रूप होते हैं बिंब के, एक दृष्टिबिंब, एक श्रुतिबिंब, एक विचार बिंब और एक भावबिंब, जिनसे हमें भाषा का क्या होता है, ज्ञान होता है। तो आंसर इसका कौन सा होगा, 3 नंबर। बाकी सही है। हिंदी भाषा शिक्षण में नवीन शिक्षण विधियों का अभाव है और बालकों का रुझान कम ही होता है हिंदी में। अब तो करें क्या, आप लोग कंपटीशन में है तो जाहिर सी बात है क्लियर करना है, उसे से पढ़ना आपकी समस्या बन जाता है। तो आंसर 3 नंबर। कौन सा कथन सत्य है? गद्य शिक्षण का उद्देश्य छात्रों में पठन की योग्यता का विकास करना है। अर्थबोध विधि अमनोवैज्ञानिक है। आदर्श विधि में पंचपदीय प्रणाली के माध्यम से शिक्षण कार्य कराया जाता है। और ये सभी अब इससे कम क्या लूं कि 1 घंटा तो लग ही जाएगा, और इससे और फास्ट क्या करूं, एक्सप्लेन नहीं करवाओ, सीधा सीधा ही उत्तर बताना हो तो वो एक अलग बात है, फिर उसका कोई फायदा नहीं है। जी, उत्तर बता रहे हैं आप डी, वेरी गुड। देखिए, गद्य शिक्षण का उद्देश्य बिल्कुल छात्रों में पठन की योग्यता का क्या करना है, विकास करना है। और गति का विकास जो करता है बच्चों में, वाचन गति का, वो वाचन कौशल से होता है। अर्थबोध विधि बिल्कुल अमनोवैज्ञानिक विधि है, इसमें केवल शिक्षक ही क्या रहता है, सक्रिय, छात्र केवल श्रोता मात्र रहते हैं। आदर्श विधि में बिल्कुल हर्बट की पंचपदीय प्रणाली के माध्यम से क्या कराया जाता है, शिक्षण कार्य स्मृति स्तर पर आधारित रहती है। तो तीनों कथन सही हैं। तो आंसर क्या होगा, ये सभी। 23वां प्रश्न देखो, छात्रों में उच्चारण दोष के क्या कारण है? क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव, अध्यापक का उच्चारण अशुद्ध होना, स्थानीय बोलियों का प्रभाव, और ये सभी। वीडियो शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब भी कर देना, सब तक पहुंच जाना चाहिए। आप सबको भी अग्रिम शुभकामनाएं गुरु पूर्णिमा की। डी,
शुक्रवार को बिल्कुल शिक्षण विधियों की मैराथन क्लास है, वहाँ शाम को 7 बजे से है। दूसरी क्लास है वो अपनी, एक पहले हो चुकी। उत्तर आप बता रहे हैं डी। कुछ बच्चों ने सी और बी भी बोला है, बाकी आंसर लगभग डी बता रहे हैं। बिल्कुल, छात्रों का जो उच्चारण दोष, यानी छात्र जो शुद्ध नहीं बोलते, उसके क्या कारण है? तो क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव है। बिल्कुल, अध्यापक का उच्चारण अशुद्ध, एक अध्यापक में जितने कहें कमियां हैं वो सब बच्चों में अपने आप आएंगी। बच्चा अनुकरण करता है शिक्षक को, तो अगर शिक्षक अशुद्ध बोलेगा तो बच्चा अशुद्ध बोलेगा ही बोलेगा। और स्थानीय बोलियों का प्रभाव भी होता है। तो सारे ही रीजन हैं, तो ये सभी इसका क्या होगा? उत्तर। पाठ्य पुस्तक के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पाठ्य पुस्तक साधन है, पाठ्य पुस्तक साध्य है, 1 और 2 दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। सोचकर उत्तर देना इस बार। वाक्य विचार बताऊं? ठीक है, मैंने अब समझ गई आपका कि आप कह रहे हैं कल मॉर्निंग में मैं आ जाऊं आशीर्वाद देने के लिए, गुरु पूर्णिमा पर। ठीक है, कोशिश। आप आंसर दे रहे हैं ए, बी, डी। बहुत बच्चे सी बोल रहा है। पाठ्य पुस्तक सिर्फ क्या है? साधन है, साध्य नहीं है, सिर्फ साधन है। ज्ञानार्जन का एक क्या है? साधन मात्र। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य कौन सा है? छात्रों के लेखन संबंधी दोषों का निवारण करना, छात्रों के उच्चारण संबंधी दोषों या कठिनाइयों को दूर करना, छात्रों की वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को दूर करना, ये सभी। सिंहावलोकन को छोड़ दोगे अगर वाचन में तो बहुत अच्छी बात है। हिंदी में 2 ही करना है बस, उससे ज्यादा दिमाग मत लगाना। आंसर आप बता रहे हैं ए, डी। गुड। चलिए बात करें उपचारात्मक शिक्षण। देखिए, जब तक निदान नहीं होता तब तक उपचार नहीं है। छात्रों की अशुद्धियों के अगर हम कारण देखें या हम देखें कि किन किन क्षेत्रों में छात्र समस्या को देखता है, तो अगर बात करें लेखन संबंधी हो सकती है, उच्चारण संबंधी, वर्तनी संबंधी या व्याकरण संबंधी अशुद्धियां, तो अगर बात करें तो इन सभी दोषों को दूर करने का काम करेगा कौन से शिक्षण में? उपचारात्मक में। तो बिल्कुल आंसर क्या आएगा? ये सभी। व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि मनोवैज्ञानिक नहीं है? समवाय, भाषा संसर्ग, व्याकरण अनुवाद और आगमन विधि। जल्दी जल्दी उत्तर दे दो। ए, सी, डी, बी। ठीक है, चलिए बात करें। वैसे ये गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों का, बहुत सोच समझ के आपको जवाब देना चाहिए। आप 2, सी, डी 3 उत्तर दे रहे हैं। ये पूछ रहे व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि मनोवैज्ञानिक नहीं है? अगर कहें आगमन विधि मनोवैज्ञानिक है तो डी तो बोलना ही नहीं चाहिए, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं आप। समवाय विधि भी मनोवैज्ञानिक है। भाषा संसर्ग में बच्चा स्वतः ज्ञान अर्जित करता है, इसका मतलब ये भी मनोवैज्ञानिक है। तो व्याकरण अनुवाद विधि में अगर कहें छात्र जो है वो व्याकरण के नियम रटकर याद करता है, इसका मतलब आंसर कौन सा होना चाहिए? इसमें 3 नंबर। तो 3 नंबर इसका आंसर हो गया, व्याकरण अनुवाद। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण का कौन सा सिद्धांत नहीं है?
आवर्ती का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, शिक्षक केंद्रिता का सिद्धांत, अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। स्वाधीन, स्वधन अधीन, सुधनाधीन नहीं आएगा। ए और सी उत्तर बता रहे हैं आप लोग, बी भी बता रहे हैं। भाषा शिक्षण का कौन सा सिद्धांत नहीं है? बिना सोचे समझे जवाब देते हो। आवर्ती का सिद्धांत तो होता है, बार बार आवर्ती हो रही है। अभ्यास का भी है, अभिप्रेरणा और रुचि का भी है। अरे शिक्षक केंद्रित थोड़ी होता है, बाल केंद्रितता का सिद्धांत होता है। जो भी आप बच्चों को पढ़ाए वो बाल केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित नहीं। तो इसका मतलब शिक्षक केंद्रिता का सिद्धांत नहीं होता, बल्कि बाल केंद्रिता का सिद्धांत होता है। थोड़ा सा भी अगर घुमा के प्रश्न देगा ना वो अपनी लैंग्वेज में, तो वहीं पर गिर जाएंगे आप लोग। सिर्फ प्लीज टॉपिक क्लियर कीजिए, रटिए मत किसी भी चीज को। छात्रों को श्रुति लेख लिखाने का कारण है कक्षा नियंत्रण करने के लिए, लिखित कार्य पूरा कराने के लिए, हस्तलेख में सुधार के लिए, वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को दूर करने के लिए। जल्दी से उत्तर दे दो। सी डी से उत्तर बता सकते थे। पूछ रहा है श्रुति लेख। श्रुति लेख सुनकर के आप जो लेख लिखेंगे, 3 बार शिक्षक बोल सकता है अपनी एक पंक्ति को। बात करें श्रुत लेख, वर्तनी संबंधी जो अशुद्धियां है उनको दूर करने के लिए लिखवाया जाता है। बच्चा किसी भी शब्द को अशुद्ध ना लिखे, उसे वो शुद्ध करे। तो इसका मतलब आंसर कौन सा होगा? 4 नंबर। सतत एवं समग्र मूल्यांकन पर कब बल दिया गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1985 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1987 में और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1980 में। कोशिश तो करते ही हैं। आंसर दो फटाफट 29 का। इस बार आंसर एक ही आ रहा है, ये तो क्लियर हो गया। इसका मतलब आपको जहाँ उत्तर एक ही आ रहे हैं वो डेफिनेट है, क्लियर होता जा रहा है टॉपिक। बाकी को फिर आपको चुनना है जहाँ गलतियां हो रही हैं। अब लास्ट टाइम में उन गलतियां जहाँ हो रही हैं उन टॉपिकों को आपको फिर से सही करना है। क्यों भाई, मैं नाराज क्यों होंगी? ना, नाराज क्यों होना होता है। चलिए बात करें हम यहाँ से। कविता शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है? प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि, व्यतिरेक विधि और अर्थबोध विधि। ये 4 ऑप्शन है, उत्तर बता दो। 2005 में भी उल्लेख। कविता शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है? सोच करके आंसर आपको देना है। ओके, ए और सी 2 उत्तर दे रहे हो आप लोग। प्रश्नोत्तर विधि तो होती है, प्रश्नोत्तर को तो आप खंडान्वय भी बोलते हो।
तो खंडान्वय विधि या सुकरात विधि, आपको पता है प्रश्नोत्तर विधि के प्रवर्तक हैं सुकरात, तो इसे सुकराती विधि भी बोलते हैं। इसका मतलब ये तो है व्याख्या है ही, व्यतिरेक नहीं है। ये आ गई यहाँ पर अलग, ये नहीं है कविता की। तुलना करते हैं, व्याकरण के अंतर्गत होता है, अर्थबोध होती है कविता के अंतर्गत, व्याख्या होती है, प्रश्नोत्तर होती है। कौन सी नहीं आएगी? व्यतिरेक। व्यतिरेक व्याकरण शिक्षण की विधि होती है। तुलना करते हुए आप ज्ञान दे रहे हैं इसमें दो भाषाओं में। अगला प्रश्न, तद्भव शब्द कौन सा है? शिक्षा, वर्षा, प्रहार, रतन सॉरी। वेरी गुड, बिल्कुल वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और ध्यान रखना है, शुक्रवार को अपनी क्लास होगी शिक्षण विधियों की मैराथन। डी आंसर आपके आ चुके हैं, बिल्कुल। ये रतन है, तद्भव रत्न होता अगर तो तत्सम होता। प्रहार, वर्षा, शिक्षा तीनों तत्सम है। शिक्षा से सीख बन जाती है, वर्षा बन जाता है, तद्भव रूप। आगे देखो, सही शब्दार्थ कौन सा नहीं है? कनिनिका, आंख की पुतली, सेकंड ग्रेड में ये 2 बार आ चुका है अर्थ में। ईशत, थोड़ा, फेन, झाग, मिहिर, चंद्रमा। सोच करके जवाब। यूपी वाले पढ़ सकते हो, क्यों नहीं पढ़ सकते? यूपी टेट में तो मेथड आप लोगों के भी आता ही है। वेरी गुड, डी आंसर आप दे रहे हैं। कुछ बच्चे सी भी बोल रहे हैं, बाकी 2 भी आ गया। देखिए, कनिनिका आंख की पुतली को ही बोलते हैं। आंख की जो हमारी पुतली है वो है कनिनिका। ईशत, थोड़ा सा, आप वर्ण विचार संस्कृत में पढ़ते होंगे। ईशत स्पर्शी व्यंजन, ईशत यानी थोड़ा सा स्पर्श होते हैं जो जीभ होठ तालु से, तो ईशत का अर्थ होता है थोड़ा सा। फेन का अर्थ झाग होता है। मिहिर, चंद्रमा को नहीं, सूर्य को बोलते हैं, तो ये सूर्य का है। इसका मतलब आंसर कौन सा होगा इसमें? 4 नंबर। ये पर्यायवाची रूप में भी क्लियर रखिएगा। आगे देखो, कौन सा राजस्थानी शब्द सुमेलित नहीं है? डी, बी, वेरी गुड। ईखो, शावकार शावक होता है। गोट, सामूहिक भोजन। बंग, नगाड़े के लिए। ईखो का अर्थ ईख नहीं, देखना, तो इसका मतलब आंसर कौन सा होगा आपका इसमें? 4 नंबर होगा। ओह, ये 12 जुलाई को शाम को 8 बजे, यानी आज ही है 12 जुलाई, तो यानी जस्ट मेरी क्लास के बाद अशोक सर आपका शिक्षा मनोविज्ञान का टेस्ट लेंगे, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कीजिएगा सर की क्लास और देखिएगा आपकी तैयारी कैसी हो चुकी है। तो बिल्कुल मिलते हैं। आप बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार तीनों दिन क्लास है। शुक्रवार को रीट की मैराथन है शिक्षण विधियों की। तो ध्यान रखिएगा अपना। शुभ रात्रि, राम राम सा।